कोलोराडो की एक संघीय जेल में रे गार्डो को अपनी बाइबल का एक पन्ना जलाते हुए और उसकी राख से दीवार पर चित्र बनाते हुए देख उसी समय उसके सेलमेट ने उसे सूचित किया कि एक कैदी अगले दिन यार्ड में रे पर हमला करने की योजना बना रहा। समय आने पर रे पहले हमला करता है और तुरंत 2 अन्य कैदियों पर काबू पा लेता है। एक पेशेवर की तरह लड़ता है और इस प्रक्रिया में उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देता। तुरंत रे को पकड़ लेते हैं और उसे एकांत कारावास में ले जाते हैं, जहाँ उसे अपनी बाइबल रखने की अनुमति होती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, रे गार्डो की दिनचर्या का अध्ययन करता है, जैसे उनके धूम्रपान अवकाश और कीपैड लॉक का उपयोग। रे टॉयलेट पेपर और पानी से छोटी छोटी गेंदें बनाना भी शुरू कर देता है, जिन्हें वो टॉयलेट पेपर ट्यूब के अंदर छिपा देता है। जब वे उसके लिए दोपहर का भोजन लाते हैं तो वो दूध के कार्टन से एक पारदर्शी प्लास्टिक शीट निकालता है। एक दोपहर रे एक गार्ड से समय पूछता है, फिर वो अपने लिए गिनना शुरू कर देता है। बाहर एक रहस्यमय महिला जेल की पार्किंग में एक कार छोड़ देती है और जैसे ही वो उससे दूर जाती है, वो उसे विस्फोट करने के लिए एक नियंत्रण का उपयोग करती है। सभी गार्ड कैदियों को निकालने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन पता चलता है कि रे भाग गया। फायर ट्रक आग पर काबू पाने के लिए दौड़ता है और यह पता चलता है कि रे उस पर फायरमैन के रूप में कपड़े पहने हुए है और अपने दोस्तों हर्ष और अबिगेल द्वारा संचालित वाहन में भागने के मौके का उपयोग कर रहा है, जिसने विस्फोट को ट्रिगर। वे रे को सड़क के किनारे एक दुकान पर छोड़ते हैं और उसे एक सिक्का देते हैं, जिसका उपयोग रे एक निश्चित नंबर पर कॉल करने और बस शो टाइम शब्द कहने के लिए करता है। जल्द ही रे को पुलिसकर्मियों ने घेर लिया और उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसे कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि उसका संपर्क लेस्टर पहले से ही इसकी देखभाल कर रहा था। बाद में जेल में लेस्टर ने बताया कि वो और रे सरकार द्वारा किराए पर ली गई एक कंपनी के लिए काम करते हैं। जेलों की सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर करना। रे पहले ही 14 जेलों से भाग चुका है और बताता है कि इस बार उसने ऐसा कैसे किया। उन्होंने एक असुरक्षित फायर गैराज की खोज करते हुए लेआउट और दिनचर्या का अध्ययन किया। उसने एकांत कारावास में भेजने के उद्देश्य से कुछ दुश्मन बनाए, जहां उसने देखा कि जेल में कर्मचारियों की कमी थी और जब भी गार्ड धूम्रपान करने के लिए चले जाते थे तो उसे अकेला छोड़ दिया जाता। फिर उसने भागने के लिए चुने गए दिन को कोड में छिपाते हुए अपनी टीम के लिए एक पत्र लिखा। उसने गार्ड की उंगलियों के निशान पाने के लिए कीपैड पर प्लास्टिक शीट भी डाल दी और उसे अपनी बाइबल में छिपाकर वापस ले लिया। शीट ने उसे 4 नंबर दिए, इसलिए क्रम का अनुमान लगाने के लिए उसने दरवाजे के फुट हैच पर कागज की गेंदों का इस्तेमाल किया ताकि इसे ठीक से लॉक होने से रोका जा सके। और जब गार्ड आसपास नहीं होते थे तो वो तब तक संयोजनों का परीक्षण करने के लिए अपना हाथ बाहर निकालता था जब तक कि यह बंद न हो जाए। काम किया। जब गार्ड धूम्रपान कर रहे थे, रे बाहर आए। अपनी अनुपस्थिति को कवर करने के लिए कुछ घंटों के लिए सुरक्षा कैमरों को फिर से चालू किया। फिर अबिगेल द्वारा आग लगाने से ठीक पहले फायर अपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए वैन का उपयोग। अब वार्डन नाराज है लेकिन रे को जाने देता है। कुछ समय बाद लॉस एंजल्स में रे सीआईए प्रतिनिधि जेसिका से मिलने से पहले कुछ कंप्यूटर समस्याओं में हर्ष की मदद करता है, जिसके पास नौकरी की पेशकश है। वो बताती है कि सीआईए ने एक नई जेल बनाई है जिसका स्थान रे या उनकी टीम के साथ साझा नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर वो इससे भागने में सफल हो जाता है तो वे सामान्य 2.5 के बजाय 5 मिलियन का भुगतान करें। अबिगेल और हर्ष सावधान होने पर भी रे ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है और जेसिका रे को एक कवर आईडी प्रदान करती है। पोर्टोस नामक एक विस्फोटक आतंकवादी। जेल में उसका संपर्क वार्डन मार्श होगा और रे को एक निकासी कोड दिया गया। न्यू ऑर्लिन्स में कुछ दिनों के बाद अबिगेल और हर्ष अभी भी इस जेल के बारे में जानकारी की कमी के बारे में चिंतित हैं और रे को एक ट्रैकिंग डिवाइस पहनने के लिए मनाते हैं, जिसे वे उसकी बाह में इंजेक्ट करते हैं। फिर रे उठाए जाने के लिए सड़क पर खड़ा हो जाता है, तभी अचानक उसे कुचल दिया जाता है और एक वैन के पीछे फेंक दिया जाता है। जैसे ही वाहन आगे बढ़ता है, नकाबपोश लोग रे के शरीर को स्कैन करते हैं और ट्रैकर ढूंढते हैं, इसलिए वे उसे तुरंत बाहर निकाल लेते हैं। अबिगेल और हर्ष का कंप्यूटर तुरंत रे का सिग्नल खो देता है और उसी समय रे को इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता है। कुछ समय बाद रे एक हेलीकॉप्टर के अंदर जागता है, जबकि वो अभी भी नशे की हालत में है। वो देखता है कि गार्ड ड्रेक एक अन्य कैदी को चाकू मारने से पहले पीटता है और उसे हेलीकॉप्टर से बाहर फेंक देता है। तब ड्रेक ने देखा कि रे जाग रहा है और अपने आदमियों को उसे फिर से सुलाने का आदेश देता है। जब रे फिर से जागता है तो वो अंततः जेल में होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा उसने पहले कभी देखा। सभी कोशिकाएं हवा से लटकी हुई प्लेक्सीग्लास क्यूब्स हैं और गार्ड अपनी पहचान छिपाने के लिए काले मुखौटे पहनते। वहाँ एक विशाल गोला भी है जिसमें कैमरा लगा हुआ है जो कैदियों पर नजर रखने के लिए घूमता रहता है। अब जब वो जाग गया है, रे को वार्डन से मिलने ले जाया गया, जो होब्स नामक एक व्यक्ति है। चिंतित क्योंकि ये वो वार्डन नहीं है जिसके बारे में उन्होंने उसे बताया था। रे अपना निकासी कोड बताता है, लेकिन होब्स को नहीं पता कि उसका क्या मतलब है और उसे इसकी परवाह नहीं है। बाद में जब सभी को छुट्टी के लिए उनकी कोशिकाओं से बाहर ले जाया जाता है तो रे देखता है कि कैसे गार्ड उनकी बात नहीं मानने वाले को बेरहमी से पीटने से नहीं हिचकिचाता। कैदी की जंपसूट पर एक विशेष कोड होता है और उन्हें हर दरवाजे से स्कैन किया जाता है। उस समय होब्स वक्ताओं के माध्यम से रे की नकली पहचान का नाम कहते हैं, जैसे कि उनकी उपस्थिति की घोषणा कर रहे हो। एक अन्य व्यक्ति को पिटते हुए देखने के बाद रे के पास कुछ शक आते हैं जो नए आदमी का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन रे तुरंत नेता का हाथ तोड़ देता है और उसे घुसा मारकर गिरा देता है। इससे पहले कि बाकी लोग प्रतिक्रिया दे, कैदी एमिल उन्हें पीछे हटने के लिए कहता है। एमिल रे से दोस्ती करने की कोशिश करता है और बताता है कि वो मैनहेम के लिए काम करता था, एक शक्तिशाली व्यक्ति जो गरीबों को देने के लिए अमीरों से चोरी करता था। मैनहेम एक वांछित व्यक्ति है, लेकिन एमिल ने होब्स को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हालांकि रे को एमिल की कहानी की परवाह नहीं है। इस बीच होब्स ने ड्रेक को उस कैदी की हत्या के लिए डांटा क्योंकि यह एक ग्राहक के लिए कब्जा था, जिसका अर्थ है कि यहाँ कई लोग अपराधी नहीं हैं और वे सिर्फ किसी के बुरे पक्ष। ये भी पता चला है कि उसके पास रे द्वारा लिखी गई किताब। बाकी दिन रे जेल के लेआउट और कैदियों के व्यवहार का अध्ययन करना जारी रखता है, जैसे कि मुस्लिम कैदियों को देखना जो सूर्यास्त नहीं देख पाने के बावजूद भी प्रार्थना करते हैं। एमिल ने नोटिस किया कि रे सब कुछ देखता है और बताता है कि वह एहसान के लिए जाने वाला लड़का है, इसलिए रे बताता है कि उसे अलगाव क्षेत्र में जाने की जरूरत है। मदद करने के लिए उत्सुक एमिल तुरंत उसे मुक्का मारता है और उसे गिरा देता है, लेकिन जब रे वापस मुक्का मारता है तो एमिल बस हंसता है। फिर रे उसे जोर से मारना शुरू कर देता है और एक वास्तविक लड़ाई तब तक शुरू होती है जब तक कि गार्ड रे और एमिल को अलग क्षेत्र में खींचने के लिए नहीं आते। अलगाव कक्ष छोटे धातु के बक्से होते हैं जिनके किनारों पर चकाचौंध रोशनी होती है, जो कैदियों को असहनीय गर्मी से परेशान। रे इस पीड़ा को झेलने की पूरी कोशिश करता है और बचने के लिए जिस चीज का उपयोग कर सकता है उसके लिए बॉक्स का निरीक्षण करता है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर कायरी रे के स्वास्थ्य की जांच करने आते हैं और रे उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कायरी कुछ नहीं कहते हैं। बाहर जाते समय कायरी के पास ड्रेक आता है जो जानना चाहता है कि उन्होंने किस बारे में बात की। कायरी झूठ बोलता है, जो रे को बताता है कि आखिरकार उसके पास विवेक हो सकता है।
इसके बाद एमिल और रे को सामान्य क्षेत्र में वापस भेज दिया जाता है, जहां रे ने मेज पर एक चित्र बनाना शुरू कर दिया और एमिल से कहा कि उसे धातु के एक टुकड़े की आवश्यकता होगी और वादा किया कि अगर वो मदद करेगा तो एमिल को भी बाहर निकाल देगा। इसके बाद एमिल होप से बात करने के लिए कहता है और दिखावा करता है कि वो अंततः मैनहेम का स्थान कबूल कर लेगा। वो नक्शा बनाने के लिए कुछ कागज मांगता है, लेकिन इसके बजाय एक बहुत ही भद्दा चित्र बनाता है। होप्स अपने आदमियों को एमिल को पानी में चढ़ाने के लिए पकड़ लेता है और बहुत दर्द सहने के बाद एमिल इस अवसर का उपयोग धातु नाली कवच चलाने के लिए करता है। बाद में आम क्षेत्र में एमिल रे को कवर देता है, जो उसे उसकी असली पहचान बताता है और वो वहाँ कैसे पहुंच। लेआउट को देखकर रे का अनुमान है कि यह जेल भूमिगत बनाई गई है और बॉक्स की हैच के नीचे कुछ है जिससे उसे भागने की अनुमति मिलनी चाहिए। चूंकि जगह भूमिगत है, इसलिए हवा में नमी है जिसके कारण स्टील रिवेट्स में जंग लग गई है। इसलिए रे रिवेट्स को तोड़ने के लिए टूथपेस्ट लगाएंगे और मेटल कवर के साथ गर्म करेंगे। पहले उन्हें फिर से आइसोलेशन में भेजने की जरूरत है, इसलिए एमिल जावेद के पास जाता है और उसकी माँ का अपमान करके लड़ाई शुरू कर देता है। जावेद का मुस्लिम समूह उसके बचाव में आता है और अपने कपड़ों में कुछ रोटी छुपाने के बाद रे लड़ाई में शामिल हो जाता है, लेकिन गार्ड के आने से पहले वे केवल कुछ ही वार कर पाते हैं और सभी को टेसर से वश में कर लेते हैं। एक बार जब हर कोई हीट बॉक्स में वापस आ जाता है तो रे अपने शरीर के साथ जो कर रहा है उसे छिपाते हुए रिवेट्स पर काम करना शुरू कर देता है। गर्मी के कारण काम करना बहुत कठिन है और उसके हाथों से खून बहने लगता है, इसलिए जब भी वो बहुत अधिक शोर करता है एमिल अपना दर्द चिल्लाकर छुपा। अंततः रे सभी रिवेट्स को हटाने में कामयाब हो जाता है और एमिल को संकेत देने के लिए दीवार पर दस्तक देने से पहले सुरक्षा कैमरे को ब्रेड से ढक देता है। उस पल में एमिल जर्मन में पागलों की तरह रोना और चिल्लाना शुरू कर देता है, जिससे गार्ड का सारा ध्यान उस पर आ जाता है। दरवाजा बंद है, इसलिए उसने ऊपर चढ़ना शुरू करने के लिए कुछ पाइपों का उपयोग करने का फैसला किया, लेकिन इस प्रक्रिया में गलती से कुछ बिजली के तार टूट गए और कुछ पाइप टूट। रे तब तक चलता रहता है जब तक कि उसे एक और दरवाजा नहीं मिल जाता, जिसे वो चौंकाने वाली सच्चाई जानने के लिए खोलता है। ये जेल समुद्र के बीच में एक तेल टैंकर जहाज के अंदर है। अचानक उसे पास में कुछ गार्ड दिखाई देते हैं, इसलिए वो जल्दी से छिप जाता है और नीचे चढ़ने के लिए हैच में वापस चला जाता है। रिश्ता हुआ पानी उसे दूर धकेल देता है और वो गिर जाता है, लेकिन गलियारे में पानी भर जाता है, इसलिए वो सुरक्षित रूप से पानी में उतर जाता है। जैसे ही बक्सों में धीरे धीरे पानी भर जाता है, अलार्म बजने लगता है और गार्ड कैदियों को एकांतवास से बाहर निकालने के लिए दौड़ पड़ते हैं। रे जितनी तेजी से तैर सकता है तैरता है और सीढ़ियों पर पानी के दबाव के खिलाफ जाने के लिए बहुत प्रयास करने के बाद गार्ड के आने से ठीक पहले वो अपने बॉक्स में लौट आता है। इस बीच अबीगेल और हर्ष ने लेस्टर को सूचित किया कि जेसिका का भुगतान रोक दिया गया है, लेकिन लेस्टर ने उन्हें बताया कि वो पहले ही उससे बात कर चुका है और सब कुछ ठीक चल रहा है। पानी की देखभाल करने के बाद होप्स को रे के बक्से में किलके मिली और उन्हें संदेह होने वो एक कॉल करता है, जिससे पता चलता है कि लेस्टर हमेशा से उसके संपर्क में था और लेस्टर होप्स रे की असली पहचान बताता है। लेस्टर उससे रे को हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए कहता है और फिर होप्स से मैनहेम के बारे में जानकारी मांगता है, क्योंकि दुनिया भर के बैंक उसका सिर चाहते। होप्स बताते हैं कि एमिल रे के साथ काम कर सकता है, इसलिए लेस्टर उसे रे को भी तोड़ने की अनुमति देता है। बाद में शाम को रे सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक गार्ड उसे जगाए रखने के लिए उसकी दीवार पर थपथपाता रहता है और सुबह जागने के लिए वो उसे पीटता है। ऐसा हर दिन होने लगता है और रे का शरीर इतना कमजोर होने लगता है कि वो मुश्किल से ही चल पाता है। रे की भावना को बनाए रखने के लिए एमिल उसे यथासंभव उत्साहवर्धक बातें देता है और रे अंततः अपनी कहानी साझा करता है। वो एक अभियोजक हुआ करता था और एक अपराधी जिसे उसने जेल भेजा था वो एक दिन बदला लेने के लिए अपने परिवार को मारने के लिए भाग गया। रे जो चित्र बना रहा है वो उसके बच्चे की आखिरी याद है। तब से वो सुनिश्चित करता है कि अपराधी फिर कभी बच न सके। अगले कुछ दिनों तक रे किसी भी उपयोगी आदत को खोजने के लिए गार्डों की दिनचर्या का अध्ययन करता है और शरीर के आकार के आधार पर उन्हें अलग करके नाम देना शुरू करता है। एक योजना बनाना शुरू करने के लिए उसे पहले ये जानना होगा कि वे कहाँ हैं, लेकिन जब वो बाहर गया तो वहाँ कोई मील का पत्थर नहीं था। एक दिन दोपहर के भोजन के दौरान एमिल ने रे को चुपचाप चाकू मार दिया, जिसे टांगे लगाने के लिए कायरी के कार्यालय में ले जाया गया। अचानक नाटक करता है कि वो बहुत दर्द में है और गिर जाता है। मौके का फायदा उठाकर उसने एक ट्रे से कुछ चीजें चुरा ली। वो कायरी को उसकी शपथ भी याद दिलाता है, लेकिन डॉक्टर फिर भी उसके सवालों को नजरअंदाज कर देता है। जब रे सामान्य क्षेत्र में लौटता है, एमिल उसे एक कलम और एक कैदी का चश्मा देता है। टेबल के नीचे अपने हाथ छिपाकर रे एक सेक्शन बनाता है, जिससे उन्हें तारों के आधार पर यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि वे कहाँ हैं। ड्रेक और होब्स ने सुरक्षा कैमरे पर अजीब हरकतें देखी, इसलिए होब्स ने रे को देखने के लिए कहा। सौभाग्य से वो उपकरण को एक नए अनुभाग में ले जाने से पहले छिपा देता है, जहाँ होब्स उसे बताता है कि वो उसकी पहचान जानता है और स्वीकार करता है कि उसने इस सुविधा को डिजाइन करने के लिए अपनी पुस्तक का उपयोग किया। होब्स उसे हमेशा के लिए वहाँ छोड़ने के लिए तैयार है, इसलिए रे झूठ बोलता है और कहता है कि वो एमिल से मैनहेम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। फिर रे को सामान्य क्षेत्र में वापस भेज दिया जाता है और एमिल को नई योजना के बारे में बताता है। बाद में जब रे होब्स को ढेर सारी फर्जी सूचनाएं दे रहा होता है, एमिल जावेद के पास जाता है और उसे सेक्सटेंट देता है और वादा करता है कि अगर वो उनकी मदद करेगा तो वो उसे भी भागने में मदद करेगा। बाद में जावेद होब्स से संपर्क करता है और उसे बताता है कि अन्य लोग भागने की योजना बना रहे हैं, इसलिए होब्स उसकी मान्यताओं की मांग के अनुसार उसे खुली हवा में प्रार्थना करने की अनुमति देकर उसकी जानकारी खरीदने के लिए सहमत हो जाता है। अगले दिन दोपहर के भोजन के समय जावेद अपने नोट्स रे को देता है, जो इसे उन चीजों के साथ रखता है, जैसे कि जब वो बाहर था तो उसे कैसा मौसम महसूस हुआ, एक नौसिखिया द्वारा बताई गई तारीख और शौचालय में पानी किस दिशा में जाता है, यह निष्कर्ष निकालने के लिए। इसके बाद रे बीमार होने के लिए कुछ कपड़े का पाउडर निगल लेता है और उसे कायरी के कार्यालय में भेजा जाता है, जहां वो डॉक्टर को होब्स के कार्यालय में जाने और एक निश्चित पुस्तक में एक विशेष पृष्ठ पर एक अंश पढ़ने के लिए कहता है। कुछ झिझक के बाद कायरी ने किताब की जांच की और हिप्पोक्रेटिक शपथ। अगले दिन कायरी ने गार्ड से रे को चेकअप के लिए अपने कार्यालय में लाने के लिए कहा। आश्चर्य होता है कि कायरी को सटीक पृष्ठ कैसे पता था और रे बताता है कि उसने इसे लिखा है, जो उसकी पहचान की पुष्टि करता है और अंततः कायरी को मदद करने के लिए मना लेता है। बाद में रे होब्स को मैनहेम को खोजने के लिए एक नकली स्थान देता है, इसलिए होब्स के पकड़ने से पहले उनके पास भागने के लिए 24 घंटे का समय हो। योजना के हिस्से के रूप में जावेद भी होब्स से मिलता है और उसे आने वाले भागने के बारे में बताता है, इसलिए होब्स कैमरों की जांच करने के लिए दौड़ता है और रे को अपनी सेल की दीवार पर टैप करते हुए दिखता है। मोर्स कोड को पहचानते हुए उन्हें स्थानांतरण के दौरान ब्लॉक सी में दंगा करने की योजना के बारे में एक संदेश मिलता है। इस बीच कायरी मदद का अनुरोध करने के लिए एक कोडित ईमेल भेज रहे। अधिकांश गार्डों को ब्लॉक सी में भेजे जाने के बाद जावेद ने आम क्षेत्र में दंगा शुरू कर दिया, जो जल्द ही पूर्ण अराजकता में बदल गया। जैसे ही होब्स अपने आदमियों को जल्दी से क्षेत्र बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है, रे, एमिल और जावेद अपने आसपास के कुछ गार्डों को मारने और उनके हथियार चुराने के लिए दौड़ पड़ते हैं।
आने वाले गार्ड कैदियों को वश में करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक गैस बम भी फेंकते हैं, जिससे तीनों बिना ध्यान दिए भाग जाते हैं। रे बताते हैं कि उनके पास बचाव कर्मियों से मिलने के लिए केवल 11 मिनट है, जो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। वे ऊपर की ओर भागते हैं और रे को एक सुरक्षा कैमरा मिलने से पहले दरवाजा खोल देते हैं, लेकिन चूंकि कैमरे जुड़े हुए हैं, रे उन सभी को निष्क्रिय करने के लिए इसमें गड़बड़ी करता है। उस समय हॉब्स लॉकडाउन प्रोटोकॉल को सक्रिय करता है, इसलिए जब तीनों बाहर निकलने वाले होते हैं तो उन्हें निकास बंद मिलता है। तीनों दूसरे निकास की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं और जल्द ही वे गार्डों से घिर जाते हैं और गोलियां चला देते हैं। वे तुरंत जवाबी हमला करते हैं और सभी लोगों को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में जावेद घायल हो जाता है। अधिक गार्ड आ रहे हैं, इसलिए एमिल और रे जावेद को खींचकर दूसरे दरवाजे के पीछे छिपने के लिए भागते हैं। रे को पता चलता है कि वे एक मोशन डिटेक्टर द्वारा पाए गए थे, इसलिए वो इसे निष्क्रिय कर देता है, जबकि क्रोधित हॉब स्पीकर के माध्यम से उसे ताना मारता है। तब रे ने फैसला किया कि उसे बिजली बंद करने के लिए इंजन कक्ष ढूंढना होगा, इसलिए वो अपनी बंदूक जावेद को देता है और उसे और एमिल को सीढ़ियां चढ़ने के लिए कहता है। रे के जाने के बाद जावेद स्वीकार करता है कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा, इसलिए वो एमिल की बंदूक भी ले लेता है और उसे उसके बिना आगे बढ़ने के लिए कहता है। एमिल के भी चले जाने के तुरंत बाद जावेद गार्डों से घिरा हुआ है और वो बहादुरी से उन सभी को मार गिराना सुनिश्चित करता है, इससे पहले कि कोई छिपा हुआ शूटर उसे मार गिराए। जब हॉब्स उसे पाता है तो मारे जाने से पहले जावेद अपने भगवान से अपने आखिरी शब्द कहता है। इस बीच ड्रेक इंजन कक्ष में रे के पीछे जाता है। रे इधर उधर कूदता है और ड्रेक की गोलियों से बचने के लिए दौड़ता है, फिर वो उसे पीछे से आश्चर्यचकित करने में सफल हो जाता है। संघर्ष में ड्रेक अपनी बंदूक खो देता है, लेकिन वो चाकू निकाल लेता है और आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रहारों का आदान प्रदान करने के बाद ड्रेक ने रे को नीचे गिराना शुरू करने से पहले कुछ सेकंड के लिए उसका गला दबा दिया, इसलिए रे ने उस पर काबू पाने के लिए उसका पैर पकड़ लिया और लड़ाई फिर से शुरू कर दी। दोनों व्यक्ति हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए कुछ उपकरण चलाते हैं और कुछ हमलों का आदान प्रदान करने के बाद रे ड्रेक को सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद रे नियंत्रण कक्ष की ओर भागता है, तकनीशियन को बाहर निकालता है और जहाज के जनरेटर बंद कर देता है। जहाज की सभी लाइटें बुझ जाती हैं और दरवाजे खुल जाते हैं, जिससे एमिल बाहर आ जाता है। उसी समय एक हेलीकॉप्टर डेक पर उतरने से पहले जहाज पर गोलीबारी शुरू कर देता है, जहां कुछ लोग गार्ड के साथ गोलीबारी शुरू करने के लिए बाहर आते हैं। एमिल गोलियों से बचते हुए इधर उधर छिपता है और हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है, जहां एक सैनिक को मार गिराया गया है। पायलट उड़ान भरना चाहता है, लेकिन एमिल ने उसे लड़ाई में शामिल होने के लिए मशीन गन लेने से पहले रे का इंतजार करने के लिए कहा, जिससे कुछ ही सेकंड में दर्जनों गार्ड मारे गए। समय गार्ड जहाज के सिस्टम को वापस चालू कर देते हैं, इसलिए एमिल के पास हेलीकॉप्टर में अपने लोगों के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। रे का टैंक पानी से भरना शुरू कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो डूबता, टैंक स्वचालित रूप से पानी से भर जाता है और रे को समुद्र में बाहर निकाल देता है। तुरंत सतह पर तैरता है और एमिल उसके लिए एक सीढ़ी नीचे फेंकता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है, हॉब्स और गार्ड उन पर गोलियां चला देते हैं। एमिल रे को एक बंदूक देता है और वे दोनों तब तक जवाबी फायरिंग करते हैं जब तक एमिल कंधे में घायल नहीं होता। हॉब्स अपने गतिशील लक्ष्य से चुकता रहता है और रे मौके का फायदा उठाकर तेल टैंकों पर गोली चलाता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है और हॉब्स की मौत हो जाती है। कुछ घंटों बाद हेलीकॉप्टर दोनों को मोरक्को के समुद्र तट पर छोड़ देता है, जहां जेसिका उन्हें लेने आती है। ये पता चला कि एमिल मैनहेम है और जेसिका उसकी बेटी है, इसलिए उसने अपने पिता को जेल से बाहर निकालने के लिए रे को काम पर रखा। वो ये भी पुष्टि करती है कि लेस्टर गंदा है और उसने उसे भी धोखा दिया है। कुछ समय बाद रे एबिगेल के साथ फिर से मिला, जिसने लेस्टर के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। यदि रे बाहर निकलने में असमर्थ था तो उसे जेल कार्यक्रम का सीईओ बनने की पेशकश की। अब लेस्टर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर्ष अपनी कार में उसका इंतजार कर रहा है और जल्दी से उसे बाहर गिरा देता है। जब लेस्टर जागता है तो उसे पता चलता है कि कार समुद्र के बीच में एक जहाज के ऊपर एक बॉक्स के अंदर है।